मैं अंकित रचयिता के फ़ेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मशहूर लेखक गीत चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, जिनसे हम उनकी नई किताब अधूरी चीज़ों का देवता पे बातचीत करेंगे। गीत चतुर्वेदी जी को हिंदी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जाने वाले समकालीन लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी पाठकों तक पहुँच को का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाएँ और वो भी खासकर कविताओं के अंश पोस्ट कार्ड के रूप में दिखते हैं। बुकमार्क के फॉर्म में भी उनकी कविताएँ पाठकों के किताबों में रहती है। यहाँ तक कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी के रूप में भी इनकी कविताएँ और रचनाओं की पंक्तियाँ जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ती हैं। कभी-कभी तो व्हाट्सएप डीपी पर भी ये दिख जाती है। तो इस बात से आप उनके प्रति पाठकों के प्यार को देख सकते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में नई वाली हिंदी और गंभीर हिंदी लेखन के क्या कहें सामंजस्य को साधा है। मतलब नई वाली हिंदी की जो लोकप्रियता है उसको और जो गंभीर साहित्य लेखन की जो गंभीरता है, ये दोनों बातें इनके साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। गीत चतुर्वेदी जी को अपनी रचनाओं के लिए कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, पर हम यहाँ उनका ज़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पाठकों का प्यार इन सब चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है। गीत चतुर्वेदी जी की अब तक 11 रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 2 कहानी संग्रह, सावंत आंटी की बेटियाँ लड़कियाँ सॉरी सावंत आंटी की लड़कियाँ, पिंक स्लिप डैडी, ये दोनों किताबें 2010 में आई थी। 3 कविता संग्रह, आलाप में गिरा 2010 में, न्यूनतम मैं 2017 में, खुशियों के गुप्तचर 2019 में प्रकाशित हुई थी। साहित्य, सिनेमा और संगीत पर लिखे उनके निबंधों का पहला संग्रह टेबल लैंप 2018 में प्रकाशित हुई थी और इसी थीम पर उनकी नई किताब अधूरी चीज़ों का देवता रुख पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित हुई है। तो इन औपचारिक परिचय के साथ मैं हमसे जुड़ने वाले आज के अतिथि लेखक और मैं बड़े मशहूर रचनाकार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी जी, बातों के। जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ मैं उसके पहले चाहूँगा कि आप सब इस कविता के कवर को देखें। बहुत ही खूबसूरत आवरण है इसका और इस पर पेंटिंग के उपकरण चित्रित किए गए हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जो पेंटिंग की संजीदगी होती है, इन रचनाओं में भी महसूस कर पाएँगे। और अब इसी के साथ मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और हम अपने प्रिय लेखक से पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल इस किताब के शीर्षक से ही जुड़ा हुआ है, अधूरी चीज़ों का देवता। आपने यही शीर्षक क्यों चुना? सवाल इसलिए ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के शीर्षक से मतलब इससे मिला-जुला शीर्षक से पहले भी किताबें प्रकाशित हुई हैं। मामूली चीज़ों का देवता अरुंधति राय की किताब है और गुनाहों का देवता जो काफ़ी प्रचलित रही हैं, खूब बिकी हैं किताबें, पाठकों में खूब प्यार मिला है उन्हें। तो क्या उसकी कोई छाया है क्या इस पर? जी। अंकित जी बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए, लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी-सी अनुमति चाहूँगा अपनी जी, तरफ जी। से एक बात कहने के लिए कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी के आस-पास जितनी भी राजनीतियाँ होती हैं, उन सब से दूर, उन सब से परे, ना तो वाम की तरफ जाते हुए, ना तो दाम की तरफ जाते हुए, हुँ, नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपना योगदान, जो जिजीविषा दिखाई थी, उसको मैं नमन करता हूँ और एक कवि के रूप में, एक नागरिक के रूप में भी नमन करता हूँ
और नेताजी के साथ एक अलग आकर्षण इसलिए भी रहा, आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है कि हमारे जो सबसे प्रिय कवि हैं पाब्लो नेरूदा, वो जब भारत आए थे तो जिस नेता से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। और वो नेरूदा नेताजी से इस कदर प्रभावित हुए थे कि नेरूदा के बाद के पूरे जीवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पद्धतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। आप सभी को हम सभी जानते हैं कि नेताजी बहुत सफाई से एक से दूसरी जगह चले जाते थे, सरकार को, जासूसों को, पुलिस को, सबको चकमा दे करके गायब हो जाते थे। पाब्लो नेरूदा बस जब बाद में अपने जीवन में राजनीतिक संकटों में फंसे और तानाशाह ने उनके खिलाफ पूरी की पूरी मुहिम छेड़ दी थी और उन्हें अपना देश ही नहीं बल्कि महाद्वीप छोड़ के जाना पड़ा था, तो उन्होंने वही शैली, एब्सकॉन्डिंग की वही शैली अपनाई थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनाया करते थे। एक किताब में तो बाकायदा इसका जिक्र है कि कैसे पाब्लो नेरूदा ने नेताजी के पूरे पद्धतियों का अध्ययन किया था। तो ये बातचीत की शुरुआत के पहले ही मुझे याद आ गई और मैं उनको नमन करता हूं अपनी तरफ से। और सवाल है अधूरी चीजों का देवता शीर्षक के चयन के पीछे, तो इसमें भी मुझे नेताजी की याद आती क्योंकि उनका जीवन भी एक तरह से अधूरेपन का बड़ा प्रतीक है। शुरू हुआ ये सबको पता है, समाप्त कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता है। तो ये जो अधूरापन जो है वो अंतरधारा की तरह उनके पूरे जीवन में भी बहता रहा। किताब के नाम के साथ उनका तो कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि वो बात आज के दिन अभी इस समय याद आई है, प्रासंगिक हुई है। किताब का नाम तो ऐसा है कि हमें आस्वादन की आदत पड़ जाती है, हमारी स्मृतियां जो होती हैं किन्हीं दूसरी चीजों के प्रति अभ्यस्त होती हैं, तो हम उसी को याद करते हैं अगर उसके जैसा कोई नया दिखे तो। जैसे आपका नाम अंकित राज है, अंकित नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जी, लेकिन अंकित नाम से जो बहुत मशहूर है, जब भी हम किसी अंकित को देखेंगे उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर बहुत मशहूर हैं, तो आज भी जब हम किसी सचिन को देखते हैं, सचिन मिश्रा को, सचिन यादव को, सचिन या वॉटेवर, हम सचिन तेंदुलकर के साथ रिलेट करने लग जाते हैं। लगभग वही मानसिकता इस किताब के शीर्षक को देखने में भी की जाती है। मामूली चीजों का देवता अपने पूरे व्यवहार में अलग है, गुनाहों का देवता अपने पूरे व्यवहार में अलग है। बस ये जो जी, देवता नाम का सरनेम है, देवता नुमा सरनेम है, वो इन किताबों के साथ इसमें भी कॉमन है, क्योंकि कहीं न कहीं ये मामूली चीजों का देवता की अंतर्धारा के साथ संवाद करती है। मेरा मानना है कि हर किताब अपने से पहले रची गई किसी एक किताब या किसी बहुत सारी दूसरी किताबों के साथ एक संवाद करती है। ये किताब भी अपनी पूर्ववर्ती किताबों के साथ, रॉय की किताब के साथ भी संवाद करती है क्योंकि उन्होंने एक मामूली चीजों के देवता की रचना की थी। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी अपने-अपने जीवन में अधूरी चीजों का देवता होते हैं क्योंकि हम दरअसल संपूर्णता के भ्रम की तलाश में अधूरेपन का उत्सव मना रहे होते हैं, अधूरेपन को जी रहे होते हैं। शीर्षक वहां से आया है। छाया जैसी कोई चीज नहीं है, किंतु संवाद जैसा एक उपक्रम, एक प्रयास जरूर है। जी, जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। तो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी और जी। हम आपसे चाहेंगे कि इस किताब के रचने और बनने की प्रक्रिया को हमसे साझा कीजिए और इससे जुड़ा कुछ दिलचस्प किस्सा है जो आपको लगता है कि पाठकों के बीच ये पहुँचना चाहिए, तो कृपया हमसे साझा करें। किताब ही पूरी ये किस्सों की किताब है। किताब 3 खंडों में बाँटी है। मैंने पहला खंड जो है वो दरअसल संस्मरणात्मक चीज़ों से बना हुआ है। मेरे बचपन की कहानियाँ उसमें, जब मैं 8 साल का था तो पहली बार हमारे घर में बिल्ली आई थी रहने के लिए। बिल्ली पाला था हमने। एक लंबे समय तक बिल्लियों के साथ एक एसोसिएशन है और उन बिल्लियों के कारण मैं अपने जीवन में पालतू जानवरों को इतना इतना उनके प्रति लगाव महसूस करता हूँ। अब भी मेरे पास पालतू जानवर हैं और अ, उनकी
एक पूरी दुनिया है, उस दुनिया में प्रवेश बचपन की उन घटनाओं के कारण हुआ। भुजंग मेश्राम जैसा एक बहुत बड़ा मराठी का कवि है, आदिवासी कविता का एक बहुत बड़ा स्वर, उसके साथ गुजारे अपने किशोरावस्था के दिन, एक लेखक की तरह मिली हुई ट्रेनिंग, वहां से लेकर के डायरी के अंश, किताबों को पढ़ने के बाद उनको समझने के सिलसिले में जो जो पड़ाव मेरे मन में, मेरे दिमाग में आते गए, उन पड़ावों को एक जगह लिखने की कोशिश। किस्से तमाम इसमें भरे हुए हैं, अलग से क्या सुनाना उसको, किताब भी पढ़ी जाए उसके लिए। एक जी, लेखक को जानने के लिए, लेखक का रचना संसार जो होता है, वो केवल उसकी विधागत रचनाओं से ही नहीं बनता, बल्कि विधागत रचनाओं के आसपास परिवेश की तरह निर्मित चीजों से भी बनता है। उसका कथेतर गद्य, मैं मुख्यतः कथेतर गद्य का लेखक नहीं हूँ, मुख्यतः तो शायद कवि हूँ, मुख्यतः तो शायद कथाकार हूँ, मुख्यतः तो शायद पाठक हूँ, मैं लेखक भी नहीं। तो लेकिन जो एक कथेतर गद्य है, वो मुख्य औजार नहीं है मेरा, लेकिन दूसरी चीजों को समझने के लिए, कविताओं को समझने के लिए, कहानियों को समझने के लिए, किसी में किसी को अगर दिलचस्पी होती है तो इस किताब की तरफ वो आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह का गद्य मैंने अपने जीवन में बहुत पढ़ा है। orhan pamuk की किताब है अदर कलर्स, मुझे बहुत पसंद है। अदर कलर्स को पढ़ करके हम पमुक के पूरे अध्यवसाय को और उसके साहित्यिक उपक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। निर्मल जी की किताब है हिंदी में धुंध से धुंध, उसको देख करके हम समझ सकते हैं। होर्हे लुइस बोरहेस की किताबें हैं, जो उनके व्याख्यानों की और उनके निबंधों की किताबें हैं। तो मेरे मन में एक आकांक्षा हमेशा ऐसी रहती है कि कथेतर गद्य के माध्यम से कविता और कथा की गलियों का अपने तरीके से संधान किया जा सके। तो ये किताब भी दरअसल उसी का एक प्रयास है, उसी की एक कोशिश है। पिछला प्रयास टेबल लैंप था, ये उसी की अगली कड़ी है, और शायद आगे भी कोई अगली कड़ी इसकी आएगी, क्योंकि रचनात्मक प्रयासों में कमी ना हो, यही मैं चाहता हूँ अपने आप से। जी। जी। तो इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि इस किताब की कोई सबसे खूबसूरत इस किताब से जुड़ा हुआ कोई या इसी किताब में जो निहित है, कोई निबंध या कोई भी वाकया जो आपको सबसे पसंदीदा हो, उसकी कुछ लाइनें आप पढ़ के सुनाएँ। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ जी, इसमें। डायरी से कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो एक आध चीज़ मैं अपनी डायरी से छोटी-छोटी पढ़ के सुनाता हूँ। एक है, आप मुझे भूल तो नहीं जाएँगे ना? आप मुझे भूल तो नहीं जाएँगे ना? पहली बार हुई बातचीत को विराम देते हुए जब कोई अजनबी आवाज़ ये पूछती है, तो लगता है दुनिया की हर चीज़ भूल जाऊँ, पर दिलासा माँगती इस मासूमियत को कभी न भूलूँ। दिलासा माँगती इस मासूमियत को कभी न भूलूँ। प्रूस्त पर एक छोटा-सा, प्रूस्त जो महालेखक 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों के सबसे बड़े लेखकों में से एक और मेरे अ, प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, उन पर एक छोटी-सी चीज़ है। 1913 में एक खत में प्रूस्त ने लिखा था, हमें लगता है हम मरे हुए लोगों से प्यार नहीं कर पाते, पर ऐसा महज इसलिए सोचते हैं कि हम दरअसल उन्हें हर समय याद नहीं रख पाते। एक दिन अचानक एक पुराना दस्ताना दिखता है और हम बिना कुछ बोले फपक के रो उठते हैं। प्रूस्त इस पूरे वाकये को अनिच्छुक स्मृति कहते थे। मनोविज्ञान में ये शब्द यानी अनिच्छुक स्मृति, इनवॉलंटरी मेमोरी, प्रूस्त की रचनाओं के कारण आया था। दास्ताना दस्ताना अनिच्छुक है, हमारी स्मृति भी अनिच्छुक है। दो अनिच्छाएं मिलके एक इच्छा को जन्म दे सकती हैं, जैसे गणित में दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना देते हैं।
हमारी आदत है कि हम जब अपने कमरों से निकलते हैं, उनकी बत्तियां बुझा देते हैं। तब ऐसा लगता है कि पीछे उस कमरे में कोई चीज नहीं, महज अंधकार है। एक दस्ताना, एक मोजा, टूटी हुई कोई कलम या संगीत का एक टुकड़ा, इन सब के भीतर अपना अपना प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश जो उस कमरे को फिर से रोशन कर दे। एक पुरानी कहावत कहीं पढ़ी थी, हम में से अधिकांश की पुतलियां काली होती हैं, लेकिन हम जब भी खोजते हैं, रोशनी खोजते हैं। हम में से अधिकांश की पुतलियां काली होती हैं, लेकिन हम जब भी खोजते हैं, रोशनी खोजते हैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां थी। शुक्रिया। गद्य में कविता कब आ जा रही है, और कविता मतलब पूरा गद्य भी काव्यमय लग रहा है। शुरू में तो कविता जैसी पंक्तियां थी, लेकिन बीच में गद्य भी आया, लेकिन फिर ये बंटवारा हो नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था। तो बंटवारे की जरूरत क्या है? जी, कोई जी, जी। लेकिन कोई लेकिन वो खानदानी चाचा काव्यात्मकता का है। घर जी, तो है नहीं। जी, जी। हम्म, हम्म, जी, अब बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और हम्म, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम्म, आप किसके लिए लिखते हैं? हालाँकि ये इस किताब में एक निबंध भी है, जिसमें हम्म, आपने इस बात को रेखांकित किया है कि आपका लेखन अबूझ के प्रति, अबूझ से संवाद का एक उपक्रम है। पर फिर भी हम्म। हम विस्तार में आपसे इस पर जानना चाहेंगे कि जब आप लिखते हैं, तो आपके सामने कौन-कौन रहता है? मेरा लेखन अबूझ से संवाद का एक उपक्रम है। ये बात मैंने इस किताब में लिखी तो है, जी, जी। लेकिन वो वर्तमान स्थितियों के बारे में नहीं लिखी है। ये एक मोटो कि मेरा लेखन अबूझ से संवाद का एक उपक्रम है। ये 18 साल की उम्र के गीत चतुर्वेदी का मोटो था। उम्र बढ़ गई है मेरी, ये वाक्य बहुत पीछे, मीलों पीछे छूट गया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये वाक्य एक अंतर्धारा की तरह भी बहता रहता है कि जीवन में जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, जिन हालात को, जिन लोगों को, जिन समीकरणों को, कहीं न कहीं उन्हें हम अपने साहित्य में, अपने लिखे में संबोधित करने का प्रयास करते हैं। तो अबूझ और अनफादमेबल जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयास। किरकेगार्ड का लेखन भी यही था, प्रूस्त का लेखन भी यही था, थॉमस बर्नहार्ट का लेखन भी यही था, और मैं भी अपने लिए एक ये रास्ता मानता हूं। लेकिन अगर सीधे तौर पे ये देखा जाए कि मैं किसके लिए लिखता हूं, तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होता, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मेरे सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं होता, खुद अपना ही चेहरा होता है। खुद लेखक को, अपने भीतर के लेखक को मैं पाठक की तरह मान करके उसके साथ व्यवहार करता हूं, क्योंकि लेखक तो मैं बहुत बाद में हूं, और हूं भी कि नहीं हूं मुझे नहीं पता। लिखते समय हम सब लेखक होने की कोशिश करते हैं, किंतु क्या सच में लेखक हो पाते हैं उस समय, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं एक पाठक जरूर हूं। तो जब भी मैं लिखता हूं तो एक पाठक के रूप में अपनी शक्ल को याद करता हूं, अपनी आदतों, अपने व्यवहार को याद करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो पाठक हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जिनकी इच्छाएं, जिनकी पाठकीय आकांक्षाएं बिल्कुल मेरे जैसी हैं। जो लोग मेरे जैसे हैं, मेरा पूरा लेखन उनके लिए है। जो लोग मुझे पढ़ते हैं, मेरा पूरा लेखन उनके लिए है। जो मुझे नहीं पढ़ते हैं, मेरा लेखन उनके लिए नहीं है। लेकिन जो मुझे नहीं पढ़ते हैं, कल को अगर वो मुझे पढ़ने लगेंगे, तो मेरा लेखन उनके लिए भी हो जाएगा। बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समूह का, किसी एक भाषाई, चूंकि मेरे पाठक सिर्फ एक भाषा में नहीं है, जी। दुनिया की 22 भाषाओं में मेरे पाठक हैं, जिनमें से सक्रिय तौर पे तो 15 भाषाओं में मेरी रचनाएं लगातार जाती रहती हैं।
तो कहीं न कहीं मेरे मन में अगर एक दबाव की तरह देखा जाए तो उन 15 भाषाओं के पाठकों की आदतें और आकांक्षाएँ भी रह सकती हैं। लेकिन चूँकि मैं खुद भी बहुभाषाई हूँ, बहुभाषिक हूँ, कई सारी भाषाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस पाठकीय आकांक्षा को अपने भीतर ही देख कर के एक तरह से संबोधित करने का प्रयास कर लेता हूँ। कोई दूसरा नहीं होता। कुँवर जी की कविता है ना, कोई दूसरा जी, नहीं, जो मैं खुद। जी शुक्रिया। जी, जी, मेरा अगला सवाल है, नींद मृत्यु का दैनिक अभ्यास है। इस काव्य सूक्ति का प्रयोग आपने निबंध शीर्षक के रूप में किया है। जी, जब आपके सामने कोई ख़्याल आता है, तो उसे उस ख़्याल से आपके सामने कविता बन रही है या आप कविता बनाना चाहते हैं या कहानी लिखते हैं या फिर निबंध लिखते हैं, इसका चयन आप कैसे करते हैं? किसी ख़्याल से विधा का चयन कैसे करते हैं? ख़्याल से तो विधा का चयन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ख़्याल एक आता है तो अकेला नहीं आता है, अपने साथ जी, अपने सारे बहुत नातेदार, रिश्तेदार, सगे-संबंधी, मित्र, यार, दोस्त सबको लेकर के आता है। ख़्याल की एक आदत होती है कि अकेला नहीं चलता। कोई ख़्याल कभी अकेला नहीं चलता, अपने साथ धूमकेतु की तरह, पुच्छल तारे की तरह, प्रकाश की एक लंबी पूँछ, ख़्यालों की, विचारों की एक लंबी पूँछ उसके साथ-साथ चलती रहती है। तो ये कहना कि किसी एक ख़्याल को आधार बना करके मैं ये तय करूँ कि मैं उसको किस विधा में लिखूँगा, संभव नहीं होता है। कई बार पकड़ में नहीं आता। हाँ, चीज़ें मैं लिखता हूँ। मेरे पूरे लेखन का जो तरीक़ा है वो ऐसा है कि मैं अपनी एक स्क्रैप बुक, नोटबुक, डायरी-नुमा जो जगह है, दरअसल वो एक भंडार है, कच्चे माल का भंडार है। मेरे पास जितनी पंक्तियाँ आती हैं, जितनी लाइनें आती हैं, मैं उन सभी को उस स्क्रैप बुक में रखता जाता हूँ, जैसे कोई चित्रकार। एक चित्रकार जब सड़क पे घूमता है, अपनी स्केच बुक लेकर के चल रहा होता है, रास्ते में उसे जो भी दृश्य पसंद आते हैं, उनको वो स्केच कर देता है और उसमें डायरी में सँभाल के रखता है। बाद में जब वो कुछ बड़ा काम कर रहा होता है, तो वहाँ से इमेजेस लेकर के आता है। ठीक उसी तरह मैं काम करता हूँ। मेरी स्क्रैप बुक तमाम पंक्तियों से भरी हुई है। जब मैं कुछ अलग काम कर रहा होता हूँ, तो वहाँ से पंक्तियाँ लेता हूँ। लेकिन ये मुख्यतः ये काम कविताओं के साथ है। कहानी या उपन्यास एक पूरे प्लॉट के साथ, एक पूरी इमेज के साथ मेरे भीतर चलते हैं। वो विचार के आधार पे या सीधे-सीधे कहें कि ख़्याल के आधार पे बनने की बजाय एक इमेज या एक छवि के आधार पे बनते हैं, एक ध्वनि के आधार पे बनते हैं। समझिए मेरे सबकॉन्शियस में अवचेतन में एक छवि अचानक उभर करके आ गई है और मैं उस छवि को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये छवि है क्या? उसको लिखने की, उसको विश्लेषित करने का प्रयास कई बार कहानी में या फ़िक्शन में बदल जाता है। मैंने एक ध्वनि सुनी है जिस ध्वनि को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ध्वनि है क्या? उस ध्वनि को भाषा में कहने की कोशिश करना कविता में बदल जाता है। छवि और ध्वनि इन दोनों के साथ मेरा संवाद लगातार होता रहता है। तो कविताएँ और कहानियाँ इस तरह से आती हैं और कई बार तो मैं उनकी विधाओं में अंतर कर भी नहीं पाता और सच कहूँ तो करना भी नहीं चाहता। क्योंकि विधाओं का अंतर जो है वो रचनाकारों का काम नहीं है। रचनाकार का काम है कि अपने भीतर की चीज़ों को सत्य और सौंदर्य के साथ समाहित करके सामने रख सके वो। विधाएँ तो क्या होती हैं? विधाएँ तो अकादमिक्स तय करते हैं, विधाएँ कॉमर्स तय करता है, विधाएँ जो पब्लिशिंग का कॉमर्स है, वो तय करता है क्योंकि उसको बताना होता है अपने रीडर को कि ये नॉवल है। लेकिन जो टेक्स्ट का आनंद लेते हैं, प्लेज़र ऑफ रीडिंग से जुड़े हुए होते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। मैं काफ़्का को प्लेज़र ऑफ रीडिंग के साथ जोड़ करके पढ़ता हूँ। तो काफ़्का को आप कहानीकार के रूप में पढ़ें या काफ़्का को एक कवि मानें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निर्मल वर्मा का पूरा साहित्य इतना काव्यात्मक है कि आप निर्मल वर्मा को एक बड़ा कवि मान सकते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कथा रस से इतनी गुंथी हुई है कि कामायनी को आप एक उपन्यास की तरह पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं।
पढ़ने के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं लगातार करता रहता हूँ। इसी तरह लेखन में भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि मेरे लेखन में विधाएँ कई बार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण और उल्लंघन कर जाती हैं, जिसको आम तौर पे लोग कविता कहते हैं, वो मेरे यहाँ कहानी में विन्यस्त होती है, और जिसको कहानी की तरह देखा जाता है, वो सिंधु लाइब्रेरी और आलाप में गिरह की तमाम कविताओं में विन्यस्त होती है। तो विधाएँ दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उपकरण है मेरे लिए। अभिव्यक्ति का कोई तरीका विधाओं के दबाव से प्रभावित उस तरह से नहीं होता है। जो दिल में आया है, वो कागज़ पे उतर जाए, विधा तो बाद में अपने आप वो पंक्ति खुद ही तय कर लेगी। ये बुनियादी सोच है मेरी। जी, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी। आपका जीवन ज़्यादातर बड़े शहरों में बीता है, हाँ, हाँ, पर हाँ, हाँ। पर आपकी रचनाओं में लोक कथाओं का आपने खूब ज़िक्र किया है। हुँ, तो हम हुँ, हुँ। जानना चाहेंगे कि लोक कथाओं का स्रोत क्या रहा है आपके लिए? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो साथ ही पूछ लेना चाहूँगा जी। कि इस आधुनिक समय में हुँ, लोक हुँ। के प्रति जो स्वाभाविक जीवन से जो लोक गायब होता जा रहा है और हुँ, यह हुँ, हुँ। प्रदर्शन की चीज़ बनता जा रहा है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो खासकर शहरी मध्य वर्ग में लोक के प्रति एक ऐसे में खास किस्म का नॉस्टैल्जिया भी दिखाई पड़ता है। तो आप इस कल्चरल शिफ्ट को कैसे देखते हैं? कहीं न कहीं तो मैं खुद भी उस कल्चरल शिफ्ट का एक पार्ट रहा हूँ। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि मेरा पूरा जीवन महानगरों में बीता है। गाँव का जीवन मैंने किसी ग्रामीण व्यक्ति की तरह कभी जिया ही नहीं। छोटे शहरों का भी जीवन नहीं जिया। पैदा हुआ एक बड़े शहर में, पढ़ाई-लिखाई बड़े शहर में, और लगातार शुरुआत से मैं बड़े शहर की आपाधापी, बड़े शहरों के संघर्षों के साथ जूझता रहा। लेकिन लोग के साथ जुड़ाव, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और ऐसा चाक्षुष अनुभव भी है मेरा कि वो लोक बड़े शहरों से गायब नहीं होता। लोक की उपस्थिति बड़े शहरों में भी है। थोड़ा-सा बदल जाता है उसका रूप, क्योंकि समय बदल चुका है, जगहें बदल चुकी हैं। बड़ा शहर दरअसल अपने आप में कोई बड़ी जगह नहीं होता, वो बहुत सारे छोटे-छोटे गाँवों का एक संपुंजन भी होता है। जैसे मुंबई अपने आप में एक ऐसा शहर है, जिसमें सैकड़ों छोटे-छोटे गाँव हैं। मुंबई के जी, भीतर हमको तमिलनाडु के गाँव भी दिख जाएँगे, छोटा-सा एक गाँव, तो उत्तर प्रदेश के गाँव भी दिख जाएँगे। कई इलाके उसके ऐसे हैं जहाँ आप पहुँच जाएँगे, तो लगेगा तो ये कि मुंबई ही है ये, लेकिन लोगों से जब आप मिलेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो बिहार है पूरा, इतने ज़्यादा बिहार वहाँ पर है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि महानगरों में भी छोटे-छोटे गाँव, लोक की जगहें अब भी विद्यमान हैं। क्योंकि मेरा जीवन कुछ-कुछ यायावरी में भी बीता है। मैं बहुत सारी जगहों पर संधान के रूप में भी जाता रहा हूँ, तो इन जगहों पर इस तरह से जाना हुआ। लंबे समय तक अपनी किशोरावस्था और युवावस्था के लंबे समय तक मुंबई के आस-पास लगे हुए आदिवासी इलाकों में जा कर के हम काम करते थे। रहते हम मुंबई में थे। लेकिन मुंबई से बिल्कुल जुड़ा हुआ एक ऐसा आदिवासी इलाका आज भी है, जवाहर, मोखाड़ा, तलासरी, जिनके बारे में खुद मुंबई वाले नहीं जानते हैं। ये पूरा वारली लोक कला, वारली आर्ट मुंबई के आस-पास के उन्हीं इलाकों से हैं, और वे जगहें आज भी पिछड़ी हुई हैं, बहुत हद तक। अपनी किशोरावस्था और युवावस्था में हम और मित्रों का पूरा समूह वहां जाकर के लोगों के बीच काम करता था, उनके बीच शिक्षा का प्रसार करना, उनके बीच जागरूकता का प्रसार करना, उनके बच्चों को बिठा करके पढ़ाना। मराठी में ये सब चीजें करते थे हम लोग। तो लोग के साथ सीधा सीधा ये जुड़ाव बना, और उसके बाद में देश की जिन जगहों में, बहुत सारी जगहों पे रहा मैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पर भी जो ग्राम्यांचल है, मैं कभी किसी नागरिक की तरह वहाँ नहीं गया, किंतु एक अतिथि की तरह ज़रूर उन इलाकों में जाता था, और कई बार एक ईमानदार अतिथि की तरह भी जगहों को देखने से
आपकी दृष्टि विकसित होती है, क्योंकि एक जीवन में आप बहुत सारी जगहों के बाशिंदे नहीं बन सकते, लेकिन आप अपनी समझ के, अपनी दृष्टि के बाशिंदे ताउम्र बने रह सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिन चीजों को, जिन विषयों को छुआ जाए, उसकी दृष्टि के भीतर भी एक निवासी की तरह, एक स्थानीय निवासी की तरह रहा जाए। तो लोक के साथ जुड़ाव मेरा इस तरह से है। लोक कथाएं इन्हीं तरह से आती हैं। जब पंजाब के गांव में बैठ करके हम लोहड़ी मनाते हुए सुंदर मुंदरिये ओ गाते थे वहां के स्थानीय लोगों के साथ में, तो पंजाब की लोक कथाएं, शिव कुमार बटालवी का वो पूरा काव्य, वो बुल्ला वारिस शाह, हीर वारिस शाह, ये सब जो है आप कानों में सुनते हैं, वहां से चीजें आती हैं। भुजंग मेश्राम के साथ इसमें एक निबंध है जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे भुजंग हमको आदिवासी साहित्य सम्मेलनों की तरफ लेकर के गए थे। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में इतना अच्छा साहित्य रचा जा रहा था, और वो शहराती भाषाओं में नहीं था, यानी शहराती मराठी में नहीं था। वो एक ऐसी मराठी में था जिसमें खानदेशी मराठी, वैदर्भी मराठी, गोंडी और भीली, इन सारी भाषाओं के शब्द होते थे। उन कविताओं को अपने कानों से सुनना, ऐसी खिचड़ी भाषा को अपने कानों से सुनना, ये शायद ही हिंदी के किसी और कवि को यह सौभाग्य मिला होगा। बहुत कम। मेरे समूह, मेरी किशोरावस्था में हम अब जिस समूह में रहते थे, हिंदी कवियों के जिस समूह में, वो पूरा समूह वहां जाता था भुजंग के साथ साथ। हाथ पकड़ के भुजंग हमको लेकर गए थे उन जगहों पर। तो उन चीजों को महसूस करना, ये सब चीजें आपकी 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 बौद्धिकता को, आपकी अनुभूतियों को, आपकी संवेदनाओं को एक खास तरीके से ट्रेन करती है। लोक की चेतना, लोक के साथ जुड़े रहने का भाव कविताओं में इस तरह से आता है, मेरी कविताओं में। ये एक सब्जेक्टिव बात है। दूसरा सवाल का जो हिस्सा था वो तो कल्चरल शिफ्ट वाला था कि हम लोग खुद भी उस कल्चरल शिफ्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और ये कल्चरल शिफ्ट विशाल होता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पलायन हो रहा है, जिस तरह से हम अपनी चीजों को अपने पीछे छोड़ करके आए हैं, और कई बार अपनी चीजों को याद करने में हम पूरी की पूरी एक पीढ़ी लगा देते हैं। यानी जनरेशन नंबर 1 जगहों को छोड़ के आई है और अपने जीवन के संघर्ष में इस तरह मुब्तला है वो कि उन जगहों को याद नहीं कर पाती। उसकी अगली जनरेशन उस स्मृति में जाती है। तो ये कल्चरल शिफ्ट, ये नॉस्टैल्जिया बनेगा, क्योंकि हम एक देश के भीतर ही निर्वासन की, विस्थापन की बड़ी बड़ी त्रासदियों को झेल रहे हैं। एक पूरा का पूरा समूह गुजरात से उठ के बिहार पहुंचता है, बिहार से उठ के गुजरात पहुंचता है। हमने उस पूरी यात्रा को देखा, विस्थापन की उस पूरी यात्रा को देखा है। तो अपने साथ वो निर्वासन और स्मृति का निर्वासन भी साथ साथ लेकर के चलेगा ना। ये बढ़ता रहेगा, ये कल्चरल शिफ्ट, ये कल्चरल गैप बढ़ता रहेगा, और लोक की परिभाषा लगातार परिवर्तित होती रहेगी, क्योंकि अब आने वाले 20-25 वर्षों में लोक ठीक वही लोक नहीं होगा जो 1930-1940 के वर्षों में हुआ करता था। अगले वर्षों में हमें, अगर साहित्य के भीतर, यदि कलाओं के भीतर लोक को नए सिरे से पकड़ना है, तो लोक की परिभाषा को बदलना होगा, क्योंकि धारावी और गिरगांव और शैतान चौकी में रहने वाले विस्थापित मजदूर जो कि मुंबई में ही पैदा हुए, उनका परिवार 2-2, 3-3 पीढ़ियों से मुंबई में रहता है, वो मुंबई के लोक में शामिल हो चुका है। महानगरों ने लोक की परिभाषा को बदला है। एक साहित्य, हिंदी साहित्य के रूप में, हिंदी साहित्यकार के रूप में इस नई परिभाषा को हमें पकड़ना होगा। एक मॉडल के तौर पे हम लोग ना यूरोप और अमेरिका को भी देख सकते हैं कि फोक वहां भी था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में उस फोक ने एक अलग किस्म के अर्बन में जगह पाई है। अर्बन में वो कन्वर्ट हुआ है। न्यूयॉर्क और शिकागो का वो जो अर्बन, वहां कितने सारे अनुभव हैं इस तरह के, वो वैसा अब पूरी दुनिया में होता चला जाएगा। टोक्यो में जैसा हुआ है, जैसा बीजिंग में हो रहा है, कुछ वैसा हमारे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जो नए शहर हैं, वहां होता जाएगा।
ये कल्चरल शिफ्ट बनेगा, लेकिन हमें लोक की नई परिभाषाओं का संधान करना होगा अपने साहित्य के लिए भी, अपने लेखन के लिए भी। इसीलिए मैं बार-बार उस नई परिभाषा की तरफ जाने की कोशिश भी करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ। अपनी भाषा को लोग के पास ले जाने की कोशिश भी करता हूँ। हालाँकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये नई वाली हिंदी और साहित्यिक हिंदी, मेरा नई वाली हिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। नई वाली हिंदी आजकल की चीज़ होगी, मैं तो 1994 से 1995 से लिख रहा हूँ। जी, मैंने किसी किस्म की नहीं। उसकी लोकप्रियता के संबंध में कहा था ये बात। नई वाली हिंदी लोकप्रियता जिस तो तरह लोकप्रियता तो देखिए, हिंदी के कवि की लोकप्रियता कितनी होगी यार, कितनी होगी हिंदी के कवि की लोकप्रियता। हमारे समय में लोकप्रिय तो या तो सिनेमा वाले होते हैं, लोकप्रिय या तो क्रिकेट वाले होते हैं, लोकप्रिय या तो दूसरी जगहों के व्यवसायी होते हैं। कवियों के पास, और खासकर हमारे जैसे साहित्यिक कवियों के पास, जिन्होंने अभी तक जिन्होंने अभी तक अपनी साहित्यिक चेतना के साथ, अपने साहित्यिक मुहावरे के साथ कोई समझौता नहीं किया है। लोकप्रिय होने के लिए, हिंदी में लोकप्रिय होने के लिए जिन औज़ारों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से कोई औज़ार मैंने इस्तेमाल नहीं किया है आज तक, कोई भी औज़ार। मैंने कभी छंदों में नहीं लिखे, मैंने कभी मंचों पर जाकर के गीत नहीं गाए। मैं कविता लिखता हूँ और कविता को कविता की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। गीतों और गानों को कविता की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं। ये लोकप्रियता के साथ भी एक बड़ा संघर्ष है मेरा। इस तरह की सारी धारणाओं के साथ, अवधारणाओं के साथ ये एक संघर्ष है। तो जीवन को और भाषा को और साहित्य को उस उस संप्रेषणीय धरातल के साथ जोड़े रखने की कोशिश करता हूं, किंतु अपनी साहित्यिक मूल्यों और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किए बिना ये प्रयास अभी तक चल रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये प्रयास मेरा चलता रहे। जी, जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये लोक वाले से ही एक और सवाल है मेरा जी कि जी। लोक के प्रति जो नॉस्टैल्जिया है, इसका हाँ हाँ। फ़ायदा बाज़ार खूब उठा रही है। हम्म। आजकल लोक से जुड़ी हुई चीज़ें हुनर हाट, दिल्ली हाट जैसे प्रदर्शनी या मुंबई में या कहीं और बड़े शहरों में कोई और प्रदर्शनी लगती होगी, उन हम्म। प्रदर्शनियों में बहुत महँगी कीमतों पर मिलती है। जबकि हम्म। उसका जो उसकी उचित कीमत बनाने वाले उसके कारीगरों को नहीं मिल पाता। तो आप हम्म। इसे कैसे देखते हैं? बाजार तो देखिए, बाजार के साथ हमारा जो बहुत ही द्वंद्वात्मक रिश्ता है, और होना भी चाहिए। द्वंद्वात्मक किस तरह से हो? द्वंद्वात्मक होना क्या होता है कि हम कोई भी चीज ना टू टू वे में करते हैं। टू वे यानी अगर कोई चीज दी जाएगी तो साथ में कोई चीज ली जाएगी। द्वंद्वात्मक होने का सबसे अच्छा उदाहरण जानते हैं? हमारा पैदल चलना है। हमारा पैदल चलना द्वंद्वात्मक होने की सबसे सुंदर निशानी है, क्योंकि हम खरगोश की तरह उछल के नहीं चलते हैं। हम पैदल चलते हैं, एक पैर आगे बढ़ाते हैं तब दूसरा पैर पीछे होता है, फिर जब दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं तो पहला पैर पीछे हो जाता है। ये होता है द्वंद्वात्मक। बाजार के साथ भी हमारा जो रिश्ता है ना, वो द्वंद्वात्मक है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो बाजार भी थोड़ा सा आगे, बाजार भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन बाजार का पूरा गणित जो है वो मुनाफे पे आधारित है। ऐसी कौन सी जगह, केवल लोक और लोक कला के साथ जुड़ी हुई नॉस्टैल्जिया को मत लें, हर चीज को लें। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बाजार नहीं जुड़ा है? और कई बार तो कुछ चीजों को महज इसीलिए सुरक्षा मिलती है, पैट्रोनेज मिलता है, क्योंकि बाजार उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जी। बाजार हमेशा हमेशा गलत नहीं होता। बाजार हमेशा संस्कृति और चीजों का नुकसान नहीं कर रहा होता है। कई चीजें सुरक्षित हैं, लोक की कई चीजें रिवाइव हो रही हैं, क्योंकि बाजार ने उसको एक आर्थिक धरातल दिया है। लेकिन बाजार के साथ एक जो गहराई से जुड़ी हुई बात है, वो है मुनाफे की राजनीति, वो है शोषण की राजनीति।
कहीं न कहीं इसका प्रभाव तो हर एक पे पड़ता है। किसानों के साथ बाज़ार जुड़ा हुआ है, तो क्या किसानों को इस बात को नहीं झेलना होता? कम कीमत में उनसे सामान लेकर के ज़्यादा कीमत में बाज़ार में बेचा जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था इसी आधार पे चलती है। वो बाज़ार का नुकसान केवल लोक कला और लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को नहीं, बल्कि समाज के हर बाज़ार के हर तबके से जुड़े हुए को झेलना पड़ता है। इसको इससे बचने के लिए, इसको निपटाने के लिए दरअसल पूरी अर्थव्यवस्था में एक संशोधन की आवश्यकता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम एक देश के रूप में पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रास्ते पे बढ़ चुके हैं और पूंजीवाद दरअसल मुनाफे की राजनीति से ही संचालित होता है। अब देखिए, सरकारी जगहों में पूंजीवाद किस तरह से घुसा हुआ है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो डायनामिक फेयर लागू हो गया है। पहले आप चाहे 1 घंटा पहले बुकिंग कराएँ या 60 दिन पहले बुकिंग कराएँ, टिकट की कीमत एक ही होती थी। लेकिन अब ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या कर रही है? आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पर टिकट चाहिए, तो ज़्यादा पैसा भरिए। यानी आपकी विवशता का मूल्यांकन किया जा रहा है और आपकी विवशता को आधार बना करके आपकी जेब पर हमला किया जा रहा है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो ये तो हर जगह है और लगातार फैलती जा रही। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस तरफ ये फैल रही है और ज्यादा फैलेगी। चीजें आने वाले वर्षों में और मुश्किल होंगी। लेकिन अगर एक सांस्थानिक तरीके से कुछ कलाओं को, कुछ रचनाओं को, कुछ संगीत को, कुछ चित्रों को, कुछ शिल्पों को बाजार की मदद से बचाया जा सकता है, तो उस हिस्से का हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरे हिस्से के लिए कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक समाधान खोजने की दिशा में हमको ईमानदारी से अग्रसर होना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। जी। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल करते हैं। ये सोशल मीडिया से लेखकों और उनकी किताबों की रीच बहुत बड़ी है, परंतु सोशल मीडिया की अपनी चारित्रिक सीमाएँ भी हैं। सोशल मीडिया पर उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा प्रसार होता है, जो त्वरित और छोटी होती हैं। मैं आपके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल को भी देखता हूँ, तो ये चीज़ महसूस करता हूँ कि आपके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पर, फ़ेसबुक स्टोरी में कोमल और रोमानी ख़्यालों वाली कविताएँ अपेक्षाकृत ज़्यादा होती हैं। तो क्या यह सोशल मीडिया पर आपकी रणनीति का हिस्सा है? या फिर मैं पूरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने आपके लेखन को क्या प्रभावित किया है और अगर किया है तो कैसे किया है? ये जो सवाल का दूसरा वाला हिस्सा है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर और क्या कहते हैं, फ्रेज़ किया हुआ है। तो इसको पहले मैं संबोधित करूँ कि सोशल मीडिया ने सिर्फ़ मेरे ही नहीं, दुनिया के तमाम लेखकों के लेखन को प्रभावित किया है। लेखन की रीच बढ़ाई है। पहले आप एक कविता लिखते थे और उसको छपने में, कविता मैंने लिखी, मैं बता रहा हूँ 1995-96 की बात, कि मैं कविता लिखता था, लिख करके भेजता था और वो संपादक के पास पहुँचती थी और 3 महीने 4 महीने बाद संपादक वेरी कंडेस्सेंडिंग अंदाज में कृपा निधान बनते हुए जवाब देता था और एक रचना छप के आने में, लिखने और छपने के बीच 1 साल का गैप होता था। लगभग 1 साल का गैप होता था। उतने में तो कई बार लिखने वाला ये भी भूल जाता था कि क्या लिखा था और क्या भेजा था उसने। सोशल मीडिया ने चीज़ों को थोड़ा-सा तेज़ किया है, थोड़ा-सा फ़ास्ट किया है। जो एक ख़ास किस्म की दादागिरी होती थी संपादकों की, वो दादागिरी भी टूटी है और इसका सिर्फ़ मुझे नहीं, पूरे लेखकीय समाज पर इसका असर पड़ा है। और सिर्फ़ ये यहाँ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ हिंदी में है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया। ग्रीक में एक युवा कवि ऐसा है, जिसको बताऊँ मैं, और जिसकी रचनाओं का, मेरी ही उम्र का कवि है वो, जिसकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद मैं बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव तरीके से प्रस्तुत भी करने वाला हूँ।
उसको ग्रीक के पूरे साहित्यिक समाज ने लगभग खारिज कर दिया था, क्योंकि किसी संपादक के साथ उसकी टसल हो गई और उसको छपने नहीं दिया गया। छोटा सा तो ग्रीक का साहित्यिक समाज है, भाषाई समाज, उसको छपने नहीं दिया गया। एक संपादक ने नहीं छपने दिया तो उसके पूरे ग्रुप के बाकी संपादकों ने उसकी रचनाओं को नहीं छपने दिया। क्या करे, अब उसकी रचनाएं कहीं आ नहीं रही हैं। उसने अब सोशल मीडिया, फेसबुक पर अपना पेज बना करके अपनी रचनाओं को वहां पर डालना शुरू किया, और वो एक सनसनी है, वो वहां पर एक लिटरेरी सेंसेशन है। हमारी हिंदी में भी तो इस तरह के लिटरेरी सेंसेशंस कितने आए हैं पिछले पूरे 10 साल में। देखें कितने सारे लोग हैं जो पत्रिकाओं से आने की बजाय सोशल मीडिया से आए हैं, नौजवानों में। और कोई बुरी बात नहीं है, इसने तो प्रभावित किया है और करना चाहिए। जितना अधिक विस्तार होगा, और सिर्फ लेखन को क्यों किया है साहब, चित्रों को किया है। फोटोग्राफर इतने नहीं होते थे पहले जितने सोशल मीडिया के कारण हो गए हैं। तो फोटोग्राफी को तो भी सोशल मीडिया ने बहुत प्रभावित किया है। हर आदमी के हाथ में फोन है और फोटोग्राफर धन्य से बन जाता है, वो तमाम फिल्टर विल्टर लगा करके टकाक बड़ा फोटोग्राफर। गायक यूट्यूब भी सोशल मीडिया का पार्ट है। कितने सारे ऐसे गायक है, ऋत्विज वगैरह जैसे, देख लीजिए, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक एक उनके फॉलोअर देखिए, 80-80 लाख फॉलोअर। ये सब सोशल मीडिया की पैदाइश है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने जिनको भी पैदा किया वो सब के सब बेकार हैं। सबने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि इस समाज में उन सबकी जगह है, कलात्मक रूप से जगह है, लोकप्रियता के रूप में उन सबकी जगह है। वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हर चीज को प्रभावित किया है, राजनीति को प्रभावित किया है। आज देखिए, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ तो राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ फेसबुक पे देखेंगे, नीचे जनता के बीच उनका कोई योगदान नहीं है। या 1940-1960 में हुआ करता हो तो होता होगा, अब वो सिर्फ फेसबुक पे दिखाई देती हैं। कुछ भी हुआ, एक सामूहिक बयान उनका आ जाएगा। इसने राजनीति को भी प्रभावित किया है, जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। ये तो सोशल मीडिया के प्रभाव की बात मैं करूं। और दूसरी बात ये कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे हर तरह की चीज है, छोटी है, बड़ी है, हर तरह की चीज है। लेकिन ये भी एक सोशल मीडिया की लिमिटेशन है, आपने खुद भी इसकी तरफ कहा कि एक चारित्रिक सीमा है कि सोशल मीडिया छोटी चीजों को अधिक प्रमोट करता है। ट्विटर पे तो 140 शब्दों की सीमा है, आपको पता होगा। आप 140 कैरेक्टर से ज्यादा ट्वीट आप लिख नहीं सकते हैं। एक जमाने में फेसबुक पे भी यही सीमा थी, आपको याद होगा। फेसबुक ने अगर अपनी सीमा को खोला तो क्यों खोला जानते हैं? फेसबुक ने अगर अपने पोस्ट की सीमा को, शब्दों और कैरेक्टर्स की सीमा को बढ़ाया, तो इसलिए क्योंकि फेसबुक का सीधा मुकाबला गूगल के ब्लॉग स्पॉट के साथ हो रहा था। कि ब्लॉग स्पॉट पर लोग अपनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखते थे, उसकी 2 लाइन उठा के फेसबुक पे लगाते थे, और फेसबुक पूरे ट्रैफिक को ब्लॉग स्पॉट पर लेकर के जाते थे। उस चीज से मुकाबला करने के लिए फेसबुक ने अपने पोस्ट को बड़ा कर दिया कि आप जितना लगाना है ब्लॉग स्पॉट पे मत लिखिए, डायरेक्ट हमारे यहां लिखिए। इस तरह बड़ा कर दिया। फिर वीडियो, सारे के सारे लोग यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते थे, उसका लिंक डालते थे फेसबुक पे, और फेसबुक के ट्रैफिक को ले जाते थे यूट्यूब पे। तो फेसबुक ने अपना वीडियो सेक्शन शुरू कर दिया कि डायरेक्ट आप हमारे यहाँ वीडियो डालिए, बड़े बड़े वीडियो डालिए। तो सोशल मीडिया अपनी तरह से हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर 2 लाइन की चीजें, मेरी अगर 2 लाइन की चीजें वायरल होती हैं, तो भाई 1.5-1.5 घंटे के वीडियोस भी तो हैं मेरे, जो इतने हजारों व्यूज होते हैं उनके, इतने हजारों लोग उसको देखते हैं। तो छोटी चीज या बड़ी चीज की बात नहीं है, बात है कि आप कितना एंगेजिंग कंटेंट अपने साथ अपने लोगों को दे रहे हैं। आपके ऊपर लोगों का, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का कितना भरोसा है कि वो आपके साथ इंगेज करते चले जाएं। कभी ये चीजें बढ़ती हैं, कभी ये चीजें घटती हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सोशल मीडिया की सफलताओं को लेके किसी को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब एल्गोरिदम है। अगर सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति बहुत सफल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एल्गोरिदम नाम के देवता ने आशीर्वाद दे दिया है कि सफल भव। और अगर नहीं हो पा रहा है, तो उसको एल्गोरिदम नाम के देवता को खुश करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इस तरह की बातें हैं। और जो लोग सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं, वो मेरी बात को ज्यादा गहराई से समझ पा रहे होंगे।
तो ये इस तरह की दरअसल बात बड़े छोटे होने वाली बात इसमें कहीं से भी नहीं है। जी जी, जी। जी। तो अब मैं अगला सवाल पूछूँगा आपसे हाँ। कि आपने विदेशी भाषाओं की कई सारी विदेशी भाषाओं की कविताओं का अनुवाद किया है। हम्म। आपके द्वारा किए गए अनुवाद को पढ़कर लगता ही नहीं कि ये अनुदित कविताएँ हैं। जैसे मैं हम्म। उदाहरण के तौर पर शहतूत कविता का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हाँ ईरानी हाँ। कवि सबीर हक़ की कविता है। हम्म। कविता कुछ इस तरह है, क्या आपने शहतूत देखा है? जहाँ हम्म। गिरता है, उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने हम्म। कितने मज़दूरों को देखा है, इमारतों से गिरते हुए, गिरकर हम्म। शहतूत बन जाते हुए। तो वाह। मैं आपके कविताओं के अनुवाद का कायल रहा हूँ, आपकी कविताओं का तो हूँ ही, अनुदित कविताओं का भी कायल रहा धन्यवाद। हूँ। शुक्रिया। तो शुक्रिया। मैं इस पृष्ठभूमि में ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक अनुवादक के तौर पर कविता के अनुवाद के समय आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और आप उनसे कैसे निपटते हैं? चुनौती तो बस एक होती है और वही सबसे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती होती है कि पराई भाषा में रचे गए संगीत को अपनी भाषा में लेकर के आना। कि आपने कोई संगीत पियानो पे बजाया है और मेरे पास तो पियानो है ही नहीं, मेरे पास तो बांसुरी है। तो मुझे आपके संगीत को, पियानो पे बजाए गए संगीत को बांसुरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या बदलेगी इसमें? भाषा और उसकी आवाज बदल जाएगी। पियानो का साउंड अलग होता है, बांसुरी का साउंड अलग होता है। बांसुरी अलग भाषा में बोलती है, पियानो अलग भाषा में, लेकिन बात वही बोलनी है, अलग बात नहीं बोलनी। आवाज सुनने का जो सुख है वो बदल जाता है, लेकिन जो अंतरधारा है, जो कंटेंट है, वो लगातार वही बना रहे। एक ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, यहीं पे हम लोग मिस करते हैं। हमें भाषाएं आती हैं, हम शब्दों को कई बार अपने अनुभव से देखकर या शब्दकोश से देख करके दूसरी भाषा में रख देते हैं, लेकिन संगीत को मिस कर रहे होते हैं। वो जो भाषा के भीतर एक छुपा हुआ इनहेरेंट संगीत है, उस संगीत को हम मिस कर रहे होते हैं। अनुवाद के भीतर उसी संगीत को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। उस भाषाई संगीत को जो सिर्फ लेखक को सुनाई पड़ता है, वो संगीत अनुवादक को भी सुनना पड़ेगा। अगर वो संगीत को ठीक उसी तरह नहीं सुन पा रहा, तो सक्सेसफुल अनुवाद नहीं कर पाएगा। ग्रेगरी रबासा जो 20वीं सदी के बहुत बड़े अनुवादक थे और जिन्होंने गाब्रियल गार्सिया मार्केज के 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का अनुवाद स्पेनिश से अंग्रेजी में किया, और मार्केज उनकी तारीफ में ये कहते हैं कि ये मूल स्पेनिश से भी ज्यादा सुंदर अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। मूल स्पेनिश में मैंने इतना सुंदर नहीं लिखा था जितना सुंदर इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। वो दरअसल क्या करते थे, उनके निबंध पढ़े, उनके संस्करण पढ़े, तो वो दरअसल इसी संगीत पे जोर देते थे कि वाक्यों के भीतर जो संगीत और संगीत की परछाई डोल रही है, एक अनुवादक को वही तो पकड़ना होता है। और बताइए, कवि क्या करता है? अंततः कवि भी तो यही करता है ना, कि छवियों, वाक्यों और भाषा के बीच डोल रही सांगीतिक ध्वनियों और संगीत की ध्वनियों की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए कवि और अनुवादक दोनों एक ही गोत्र के, एक ही परिवार के व्यक्ति होते हैं, चाहे किसी भी विधा में काम करें। चुनौती यही होती मेरी नजर जी, जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि में। जी। आप भारतीय और विश्व सिनेमा देखते और उन पर लिखते रहे हैं। एक क्रिटिक या संवेदनशील दर्शक के रूप में फ़िल्मों को देखने और समझने के लिए क्या टूल्स हैं या होने चाहिए? ताकि हम लोग भी फ़िल्मों का खाली देख के ये नहीं कि फ़िल्म बहुत अच्छी है
या बुरी है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करें। तो आप इसके बारे में बताएँ? हाँ, इस पे तो हम लोगों को एक अलग सेशन ही करना चाहिए, क्योंकि फ़िल्म हुँ, एप्रिसिएशन अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट है। और फ़िल्म एप्रिसिएशन इसलिए भी विशाल सब्जेक्ट है क्योंकि फ़िल्म का कोई एक पार्ट तो होता नहीं है। लिटरेचर हुँ, में एक पार्ट है कि आप सीधे-सीधे वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। म्यूज़िक में एक पार्ट है कि आप गान के साथ जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं। लिट सिनेमा तो सभी चीज़ों का मिश्रण है। तो कितने सारे पहलू हैं उसके। आप किसी एक पहलू पे बहुत ज़ोर दें तो दूसरा पहलू मिस हो जाए। जैसे आपने भी कभी, आप बहुत सारे लोगों को, मेरे कई मित्रों का एक ऑब्ज़र्वेशन भी है कि पुराने समय के हिंदी गाने सुना जाए तो सुनने में हाय हाय! कितने अद्भुत, कितने दिव्य, कितने अलौकिक महसूस होते हैं। जो आत्मा में उतरते हैं वो गीत, लेकिन उन्हीं गीतों का पिक्चराइज़ेशन देख लिया जाए तो सिर पकड़ लेते हैं। कि अरे ये क्या घटिया पिक्चराइज़, इतना अच्छा गाना और इतने घटिया पिक्चराइज़ेशन के साथ। ये सिनेमा की लिमिटेशन है कि किसी एक पहलू के आधार पर हम सिनेमा की श्रेष्ठता का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। दृश्य, ध्वनि और अंतर्ध्वनि, ये तीनों ये तीनों जो हैं साथ-साथ में चलते रहनी चाहिए। ये एक तरह का एप्रिसिएशन है जो कि अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत, अच्छा जीवन जीने या एक संवेदनशील जीवन जीने के बाद हम बेहतर तरीके से उसके करीब पहुँच सकते हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा के जितने अच्छे गंभीर पाठक हैं, सिनेमा के जितने अच्छे गंभीर दर्शक हैं, वे सब कहीं न कहीं लिखे हुए शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया में जितने बड़े फ़िल्मकार हुए, वे सब भी, यानी चार्ली चैपलिन जैसा लेजेंड, बस्टर कीटन जैसा लेजेंड, डगलस फेयरबैंक्स जैसा एकदम बिल्कुल दिल फेंक हीरो, पुराने ज़माने के ये लोग, उनसे लेकर के बिल्कुल आज क्विंटिन टैरेंटिनो तक, ये सब के सब लोग किताबों से, साहित्य से सीधे-सीधे जुड़े हुए लोग। साहित्य जितना पढ़ेंगे, सिनेमा का एप्रिसिएशन उतना अधिक करने की दिशा में आप बढ़ेंगे। और अच्छा सिनेमा जितना अधिक देखेंगे, अच्छे साहित्य को समझने के लिए आप उस तरह से चलेंगे, उस तरह से अच्छे साहित्य के पास पहुँचेंगे। तो ख़ैर, सवाल तो ये बहुत लंबा, बहुत विस्तृत है, किंतु मोटे तौर पर इसका यही जवाब कि पढ़ने, लिखने, सुनने की दुनिया में एंट्री करें, एक अतिथि की तरह, एक निवासी की तरह एंट्री करें, तब सिनेमा के एप्रिसिएशन को हम बेहतर तरीके से अमल में ला पाएँगे। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं अगला सवाल करता हूँ कि आपके रचनाओं से जुड़ा हुआ है और जी, थोड़ा जी। आलोचनात्मक भी है कि संघर्ष को बड़ा जीवन मूल्य माना जाता है। हुँ, ज़ाहिर हुँ। है कि इसे साहित्यिक मूल्य भी माना जाता है और बड़ा साहित्यिक मूल्य है। हुँ, हुँ। अपने सीमित अध्ययन के आधार पर मैंने यह पाया है कि आपके साहित्य में और खासकर कविताओं में हुँ, इस हुँ। मूल्य की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। हुँ, हुँ। एक लेखक का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाना चाहिए जो उसने लिखा है, इस पर नहीं जो हुँ, उसने हुँ। नहीं लिखा। पर फिर हुँ, भी हुँ। चूँकि आप मेरे प्रिय लेखकों में से कवियों में से एक हैं, तो हुँ। हक़ से मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें मतलब संघर्ष जो जो साहित्यिक मूल्य है, बड़ा साहित्यिक मूल्य है, उसको अपेक्षाकृत उसकी अभिव्यक्ति आपकी कविताओं में कम है और कोमल भावों या सुंदर चीज़ों की अभिव्यक्ति ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? गुनाह है कोई? जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप इसे एक तोहमत की तरह पूछ रहे हैं कि कोमल भावों और सुंदर भावों की अभिव्यक्ति ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले भी फ़ेसबुक वाले संदर्भ में आपने कहा था, केवल कोमल-कोमल चीज़ें दिखती हैं। अभी भी यही कि केवल कोमल भाव ज़्यादा हैं। दुनिया का सारा साहित्य कोमलताओं को पकड़ने का आकांक्षी होता है।
होमर के ज़माने से लेकर के बिल्कुल अभी अमेरिका और ग्रीक, अब हिंदी और मराठी के तमाम नौजवान कवियों तक कोमलताओं को पकड़ना कवियों की एक बड़ी आकांक्षा रही। फूल इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार के जंगल में एक फूल अपनी कोमलता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोमलता को बचाने के लिए किया गया संघर्ष क्या उसे मान्यता नहीं मिलेगी? क्या एक फूल यदि अपनी खुशबू को बचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को संघर्ष के तौर पर मान्यता नहीं मिलती? संघर्ष साहित्य का नहीं, जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। संघर्ष हम सबके जीवन में है और हम सबने अपने अपने तरीके से उसका वर्णन, उसका चित्रण किया है। कुछ लोग, एक फूल अपना संघर्ष अपनी कोमलता के साथ करेगा और एक कांटा, एक शूल अपना संघर्ष अपनी चुभन के साथ करेगा। तो क्या हम फूल से ये सवाल करें कि फूल फूल तुम चुभते क्यों नहीं हो? या हम कांटे से ये सवाल करें, कांटे कांटे तुम में खुशबू क्यों नहीं? कि हम आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के ये कहें कि आम के पेड़ तुम हमें अमरूद क्यों नहीं देते हो? कि हमें तो तीखापन बहुत पसंद है क्योंकि समाज में तीखापन जगह जगह फैला हुआ है, तो आम के फल तुम्हारे भीतर मीठा ही मीठा स्वाद क्यों है, तुम्हारे भीतर तीखा क्यों नहीं? आपने अपने सवाल का जवाब अपने ही प्रश्न में दे रखा है कि लेखक का मूल्यांकन लेखक को उन्हीं बातों के आधार पे जानना चाहिए जो उसके भीतर हैं। जो उसके भीतर नहीं है, उनके आधार पे कैसे जाना जाएगा और क्यों जाना जाए? आम के फल का मूल्यांकन करना है तो उसकी मिठास को आधार बना के करेंगे या मिर्ची के साथ उसकी तुलना करके आम को जो है वो नीचा दिखाएंगे कि देखो आम तुम्हारे अंदर तिक्तता नहीं है, तीखापन नहीं है। ये तुलनाओं की राजनीति है जो हमारे पूरे समाज में किस तरह से चलती है। ये अस्वीकार के भाव से प्रेरित होकर चलती है कि हम अपने सीमित अध्ययन के आधार पे पहले से ये मान के चलते हैं या अपने आसपास के लोगों से सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होकर पहले से ये मान के चलते हैं कि इनके भीतर ये चीज नहीं है। कई बार वो चीजें होती हैं। संघर्ष की वो प्रेरणा, संघर्ष की वो चेतना अभी तक मैं जितनी बातें कर रहा था उनके भीतर भी हैं और मेरी किताबों में, मेरी कविताओं में भी हैं। मजेदार बात ये है कि अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण कई बार हमारे मित्र, हमारे प्रश्नकर्ता भी उन चीजों की तरफ नहीं जा पाते। संघर्ष की एक पंक्ति है, आप अभी बोल ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत शेयर होती है, तो तमाम सोशल मीडिया के डेटा रिकॉर्ड्स मेरे पास आए, मेरे सोशल मीडिया के, और मुझे बताया गया कि मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रसारित और शेयर होने वाली पंक्तियाँ, उनमें एक पंक्ति ये भी है कि मैं क्यों करूँ घृणा और रक्तपात का समर्थन? मैं क्यों करूँ घृणा और रक्तपात का समर्थन? मुझे प्यार और ममता से भरी एक माँ ने पाला है। तो यदि किसी साहित्य प्रेमी को इन पंक्तियों के भीतर का संघर्ष नहीं दिखाई दे, तो फिर उसको अपनी दृष्टि का पुनर्आविष्कार करना चाहिए। एक बार फिर से दृष्टि को देखना चाहिए अपनी, क्योंकि मेरा लेखन उन्हीं रूढ़ दृष्टियों को एक चुनौती देता हुआ लेखन है कि मैं दृष्टि का पुनराविष्कार करते हुए चीजों को अलग तरीके से देखने की लगातार कोशिश करता हूँ। कोमलताएं कोई अवगुण नहीं है। हिंदी में तो आदत ये है ना, हिंदी के पूरे साहित्य की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि दुनिया में जिन चीजों को सुंदर माना जाता है, हिंदी का आलोचक बीए क्लास 1 से ये सिखाना शुरू करता है कि वो खराब। हिंदी के टीचर उसको खराब बताते हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है, होमर की पोएटिक्स से लेकर के टेरी ईगल्टन की किताबों तक में ये बात वर्णित है कि संसार का सारा साहित्य सुंदर वाक्यों से बनता है। और हिंदी में क्या सिखाया जाता है
कि सूक्ति का प्रयोग करोगे तो कविता खराब बन जाएगी। सूक्ति क्या होती है? सुंदर उक्ति होती है। सुंदर उक्ति को और आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे? सुंदर वाक्य बोलेंगे। तो दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार, पुराने जमाने से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्यकार ये बता रहे हैं कि अच्छा साहित्य सुंदर वाक्यों से बनता है। और हिंदी में क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि सुंदर वाक्य का प्रयोग करोगे तो तुम्हारी कविता खराब हो जाएगी। मेरी चुनौती इसी ट्रेनिंग को है, जो पिछले बरसों से, पिछले 1-1.5 दशक से हिंदी में मैं अलग किस्म का लेखन करने की कोशिश कर रहा हूं और तमाम विरुद्धों का मुकाबला करते हुए कर रहा हूं। तो इसी कारण कि उसी ट्रेनिंग के साथ मेरा एक द्वंद्वात्मक संवाद लगातार चल रहा है। संघर्ष साहित्य से अधिक जीवन का मूल्य है। हम लोगों के भीतर एक कमजोरी ये है कि हम संघर्ष को पूरे जोर शोर के साथ साहित्यिक मूल्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। संघर्ष साहित्यिक मूल्य नहीं होता। संघर्ष जीवन का मूल्य है। और जब आप जीवन को साहित्य में लेकर के आते हैं तो साहित्यिक मूल्यों के आधार पर लेकर आएंगे। और साहित्यिक मूल्य जानते हैं क्या होता है? सबसे बड़ा साहित्यिक मूल्य होता है सौंदर्य। ये ब्यूटी वाला सौंदर्य नहीं, वो सौंदर्य जो सत्य के करीब खड़ा होता है। भाई अगर संघर्ष, आपने अभी सबीर हका की कविता सुनाई, सबीर हका की कविता आपने सुनाई, महान संघर्ष है इस कविता में, ठीक है, लेकिन ये संघर्ष सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है। यदि इस संघर्ष की अभिव्यक्ति से सौंदर्य का पुट हटा दिया जाए ना, तो ऐसी कविताएं आपको बहुत मिल जाएंगी। दुनिया में करोड़ों मजदूर हैं जिनमें से लाखों लोग कविता लिखते या लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोग सबीर हका नहीं बन पाते, क्योंकि संघर्ष को सौंदर्य के साथ पैबस्त करने का जो हुनर सबीर हका जैसे कवियों के पास है, वो दूसरों के पास नहीं है। और सबीर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संघर्ष अकेले कुछ नहीं है। संघर्ष को अभिव्यक्ति चाहिए, अभिव्यक्ति भाषा के भीतर चाहिए, और भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावशाली होने के लिए भाषाई सौंदर्य के साथ पैबस्त होना होगा, भाषाई सौंदर्य के साथ नत्थी होना होगा। तो मैं तो दरअसल इस बात को ही नहीं मानता हूं। मैं सर, ये मैं कहता हूं, मूल्यांकन की बात कर ही नहीं रहा था। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि ऐसी चीजें आपके लेखन में ज्यादा क्यों है? नहीं, मैं वही तो बता क्योंकि रहा हूं, जी, मैं यही बता रहा हूं कि ज्यादा नहीं है। ये अनुपात, ये कम है ये ज्यादा है, कई बार तब उठाया जाता है जब हम एक सेलेक्टिव किस्म की रीडिंग करते हैं। यही खुशियों के गुप्तचर है। इसी में से 4 वचन कविता बहुत शेयर होती है। खिलाई गई रोटी और दिए गए चुंबन कब किने नहीं जाते। इसी किताब में एक कश्मीरी बच्चे के खत है, जी, जी। वो भी खूब शेयर होती है, खूब शेयर होती है। ये दुनिया, ये मेरा जीवन मेरे सरकार की प्रयोगशाला है। लेकिन जब हम गीत चतुर्वेदी के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत खिलाई गई रोटी को कोट करना चाहते हैं। ये होती है सेलेक्टिव रीडिंग। मुझसे ये सवाल वो लोग ज्यादा पूछते हैं जिन्होंने सेलेक्टिव रीडिंग की होती है, जिन्होंने बहुत 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 पूरा का पूरा अध्ययन, पूरी किताब का अध्ययन उस तरह से नहीं किया होता। सब कुछ है मेरे पास, और सब कुछ उस तरह से भी नहीं है। मेरे जीवन में जो चीजें हैं वो सब कुछ है मेरे पास। क्योंकि एक लेखक में, हमारे यहाँ एक डिमांड ये की जाती है पता है लेखक से, कि आपके अंदर प्रेम भी होना चाहिए, आपके अंदर समाज का संघर्ष भी होना चाहिए, आपके अंदर राजनीति भी होनी चाहिए, आपके अंदर ये भी होना चाहिए, आपके अंदर वो भी होना चाहिए। और ये बिल्कुल अप्राकृतिक किस्म की मांग है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा कोई फल नहीं बनाया जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन भरे हो। कोई एक फल होगा जो विटामिन ए लेके आएगा, दूसरा विटामिन बी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन का कोई एक फल नहीं होता। और अगर आपको मल्टीविटामिन चाहिए तो आपको औषधि की गोली लेनी पड़ती है, और गोली कृत्रिम होती। गोली, औषधि की गोली कला नहीं है, औषधि की गोली एक कमर्शियल आविष्कार है। कला उस
प्राकृतिक फल में है, और प्राकृतिक फल में एक ही जगह पे सारे विटामिन मिलना मुश्किल है, लगभग असंभव। एक ही जगह पे सब कुछ मिलना एक कृत्रिम मांग है, एक कृत्रिम उपक्रम है। मैं ऐसी कृत्रिमताओं से भी बचा रहना चाहता हूँ, अपने पूरे साहित्य को, अपनी पूरी चेतना को इस तरह की कृत्रिमताओं से भी बचाना चाहता हूँ। कम है, मैं सब चीजें नहीं जानता, मैं सब चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे दिल को जो चीजें छूती हैं, भले वो कम ही चीजें छुएं, लेकिन वो इसी अंदाज में आएंगी, और हाँ, वो कोमल अंदाज में आएंगी क्योंकि मेरा पूरा व्यक्तित्व ये है। वो नाजुक अंदाज में आएंगी क्योंकि मेरा पूरा व्यक्तित्व यही है। मैं अपने व्यक्तित्व से कविता लिखता हूँ। फूल कांटों की भाषा में नहीं लिख सकता, वो हमेशा खुशबू की भाषा में लिखेगा, क्योंकि समाज के साथ, संघर्षों के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध होने के बाद भी जीवन और समाज के प्रति मेरी जो दृष्टि है वो प्रेम की दृष्टि है, वो क्रोध की दृष्टि नहीं है, वो बदला लेने की दृष्टि नहीं है, वो इंतकाम की दृष्टि नहीं है, वो लोगों को उनके सबक सिखा देने वाले सोच की दृष्टि नहीं है, प्रेम की दृष्टि है। ये बुद्ध की दृष्टि है, ये गांधी की दृष्टि है। ये मेरी नजर में हमारी मनुष्यता के इतिहास के दो सबसे सुंदर कवि, बुद्ध और गांधी, जिन्होंने भाषा के भीतर कविता नहीं लिखी, ऐसे दो सबसे सुंदर कवियों की दृष्टि है। मैं अपने भीतर बुद्ध और गांधी की उस दृष्टि को, प्रेम की उस दृष्टि को पाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे पास प्रेम की चीजें, इसीलिए मेरे पास राजनीति पर आने वाली पंक्तियां भी प्रेम की दृष्टि से संचालित होती हैं। इसीलिए मैं हत्या पर लिखी गई कविता को भी प्रेम की दृष्टि से संचालित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस पूरे जीवन को, इस पूरे समाज को प्रेम की दृष्टि से देखता हूं, आक्रोश की दृष्टि से नहीं देखता हूं। इसलिए मुझसे ये डिमांड करना ही बेईमानी है। मैं जो हूं, मुझे उसमें देखा जाए, उससे अधिक या उससे अलग क्या देखा जाए। जी, अपराजिता अरोड़ा जी का, अंकित जी, उनका अपराजिता अरोड़ा जी का एक सवाल आ रहा है, अगर आप सुन के इसको जी, जी। जगह दे सको। अधूरी चीजों के देवता में हम्म। जॉर्ज लुइस बोर्गेस की कुछ कविताएं आपने अनुवाद करके लिखा है, उनमें से कुछ सुनाइए और कुछ बताइए उनके ऊपर। ऐसी मांग है अपराजिता अरोरा जी की। बोरहेस की कोई बहुत ज्यादा कविताएं मैंने इसमें, अपराजिता जी शुक्रिया इस सवाल के लिए। बोरहेस की कोई बहुत ज्यादा कविताएं मैंने इस किताब में अनुवाद नहीं की है, सिर्फ 4 पंक्तियां की हैं। बोरहेस अर्जेंटीना, होर्हे लुइस बोरहेस अर्जेंटीना के बहुत बड़े लेखक थे और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आदर्श लेखक हैं एक तरह से। अर्जेंटीना के लेखक थे, स्पेनिश भाषा में लिखते थे, कविता में काम करते थे, कहानी में काम करते थे। 35-36 की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे, उन्होंने आंखें खो दी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो लेखन करते रहे। दूसरों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने नौजवान मित्रों से, अपनी माता से अनुरोध करते थे कि वो उन्हें साहित्य पढ़ के, किताबें पढ़ के सुनाएं। वो किताबें सुनते थे, उसके आधार पर अपनी रचनाएं बोल बोल के लिखवाते थे। उनकी माता बैठ के वो रचनाएं लिखती थी और उन्हें करीने से रखती थी, फिर उनके मित्र उनको प्रकाशित करवाते थे। बोरहेस दुनिया के साहित्य के सबसे बड़े दीप स्तंभों में से हैं, और 20वीं सदी का उत्तरार्ध, 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा बोरहेस की, बोरहेस के साहित्य की छाया में रचा गया हिस्सा है, ऐसा कहें। बोरहेस को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन बोरहेस से प्रभावित कई लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिल गया। बोरहेस एक तरह से ध्रुव तारा है साहित्य के आसमान में, जिन्हें देख करके मेरे जैसे लोग अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं। उनकी 4 ही पंक्तियां इस किताब में हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं अंकित जी, इनके लिए, जी, अपराजिता जी के लिए। मैं वे सारे लेखक हूं जिन्हें मैंने पढ़ा है, मैं वे सारे लेखक हूं जिन्हें मैंने पढ़ा है, वे सारे लोग हूं जिनसे मैं मिला हूं, वे सारी स्त्रियां हूं जिनसे मैंने प्यार किया है, मैं वे सारे शहर हूं जहां मैं रहा हूं। ये होर्हे लुइस बोर्हेस। जी, ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है। अब धन्यवाद। अब समय
काफ़ी हो चुका है, तो अब चाहेंगे जी। कि आखिर के 1 आध 2 सवाल करके इस सेशन जी को हाँ, जी समाप्त। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, छोटे-छोटे सवाल हैं। बिल्कुल। जी, जी, तो जी। जी। हो, हो। जी, सवाल आपसे ये है कि समकालीन सक्रिय लेखकों में आपको आपके पसंदीदा लेखक कौन हैं? और समकालीन लेखकों में वे कौन लोग हैं, जो आपके समक्ष रचनात्मक चुनौती पेश करते हैं? ये भी बहुत ऐसा सवाल है कि कि जिसका उत्तर भी मैं बहुत रचनात्मक होकर के देना चाहूँगा, क्योंकि उत्तरों के क्रम में भी मैं अपने आप से यही कहता हूँ कि प्रश्नों और उत्तरों को इसी क्रम में देखा जाए, इसी तरीके से देखा जाए कि रचनात्मक बने रहने की संभावना हमेशा बनी रहे। तो समकाल का दायरा बहुत बड़ा है मेरे लिए। यानी कई बार तो जब मैं पढ़ता हूँ, पूरी की पूरी भी 20वीं सदी मेरे लिए मेरी समकालीन सदी की तरह दिखती है, तो तब काफ़्का भी मेरे समकालीन हो जाते हैं, प्रूस्त भी मेरे समकालीन हो जाते हैं और बिल्कुल अभी-अभी स्पेनिश भाषा में लिख रहे अलेखांद्रो सांब्रा भी मेरे समकालीन हो जाते हैं। वालेरिया लुइज़ेली भी मेरी समकालीन हो जाती हैं। भाषा बंगाली में लिख रही संगीता बंदोपाध्याय भी मेरी समकालीन हो जाती हैं। तो हिंदी में लिख रहे बिल्कुल मेरे प्रिय लेखक बलराम कांवट भी मेरे समकालीन, बिल्कुल नौजवान से लेकर के बिल्कुल उस बुजुर्ग तक। हर लेखक मुझे यही पंक्ति मैंने अभी-अभी पढ़ के सुनाई बोरहेत कि हर लेखक जिन-जिन लेखकों को मैंने पढ़ा है, मेरे भीतर वो सब लेखक हैं और वे सब के सब मेरे समकाल का निर्धारण करते हैं। वे सब के सब मुझे रचनात्मक रूप से चुनौती देते हैं। मल्टीपल चॉइस एक किताब है अलेखांद्रो सांब्रा की अभी 3-4 साल पहले आई, मल्टीपल चॉइसेस। इतनी सुंदर किताब है, एक फ़िक्शन का काम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते हैं ना एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन है, 4 आंसर्स, उसके 4 विकल्प में उत्तर हैं। इस शैली में उसने अपना पूरा फ़िक्शन रचा है। उसे पढ़ के लगता है कि अच्छा ऐसे भी रचना की जाए। नॉर्वे का कार्ल ओवे केनॉस गोर्ध है, बहुत बड़ा लेखक है। शुरुआत ही उसने आत्मकथा से 7 खंडों में उसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, मीन कैम्प और कुछ दूसरा नॉवल लिखा ही नहीं उसने, आत्मकथा ही लिखी है। जिस तरह से लिखी है वो एक रचनात्मक चुनौती देती है। ये चुनौती ऐसा कहें कि ब्रूनो शुल्ट्ज़ जो पोलैंड के, जो यूरोप के बहुत बड़े रचनाकार थे, जो कि द्वितीय युद्ध की विभीषिका इन्होंने बहुत गहरे तक झेली थी। ब्रूनो शुल्ट्ज़ की रचनाओं का फॉर्म वहाँ से लेकर के बिल्कुल अभी ताज़ा वालेरिया लुइज़ेली के उपन्यासों का द स्टोरी ऑफ माय टीथ, लुइज़ेली का नॉवल द स्टोरी ऑफ माय टीथ, उसमें दाँत की कहानी है। वो एक ऑक्शन करने वाला आदमी है जो झूठ-मूठ ही एक तरह से प्रचारित करता है कि मेरे पास पाइथागोरस का दाँत है, मैं इसकी नीलामी कर रहा हूँ। ये जो दाँत है ये दांते का दाँत है, मैं इसकी नीलामी कर रहा हूँ और सक्सेसफुली नीलामी कर ले जाता है वो। तो जो हाइपरबली जो पैरा जो कहानी की एक शैली हाइपरबली, हाइपरबली किस तरह से वालेरिया लुइज़ेली इस्तेमाल करती है, वो रचनात्मक चुनौती देती है। बहुत सारी चीज़ें रचनात्मक चुनौती देती हैं और हमारे जीवन की एक सकारात्मकता ये होती है कि जो चीज़ें आपको रचनात्मक चुनौती देती हैं, वही चीज़ें आपको प्रेरित भी करती हैं। चुनौती और प्रेरणा अलग-अलग नहीं होती, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। ये सब लोग मुझे प्रेरित भी करते हैं। हमारे ये सारे मित्र, निजी मित्र, साहित्यिक मित्र अपनी-अपनी तरह से प्रेरित भी करते हैं। जी, अब मैं आखिरी सवाल करूँगा। बहुत जी, छोटा-सा सवाल है और जी, जी, किताब जी, से ही संबंधित। अ, जी, जी, इसके फ्रंट पेज को हम देखें तो अधूरी चीज़ों का देवता जो किताब है वो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और आपका नाम कुछ बड़े अक्षरों में है। तो इसके पीछे आपकी कोई विशेष मंशा तो नहीं है? जबकि अमूमन खुशियों होता का है इसके गुप्त विपरीत है। जी, अरे नहीं, हमने वही कहा ना कि जब इसको देखते नहीं हैं हम, खुशियों जी। के गुप्तचर 2 साल पहले आई है, नाम बड़ा है। 2010 में आई थी, आलाप में गिरा, नाम बड़ा है।
दिख रहा है, ये 2010 के आलाप में जी, गिरा है, आज की किताब नहीं है। 25 साल पहली किताब है मेरी कविता की। जी, नाम बड़ा है, स्टाइल है, एक डिजाइन है। सवालों का तो अंकित जी कोई खात्मा नहीं है। पूछने वाले तो ये भी पूछ लेते हैं कि टोपी क्यों पहनते हो। पूछने वाले तो ये भी पूछ लेते हैं कि टी शर्ट क्यों पहनते हो। चंडीगढ़ में गया था मैं 2012 के साहित्य सम्मेलन में, वहां यही पूछा जा रहा था मुझसे, बॉडी क्यों बनाते हो, पहलवान हो या लेखक हो। सवालों का कोई सवालों का कोई खात्मा नहीं। जिंदगी को ये सब जीने की अपनी शैली है, डिजाइन एलिमेंट्स हैं। अगर कवर पेज पर, वहीं पर ये कवर देखिए, न्यूनतम मैं पे नाम छोटा है, डिजाइन के साथ। कवर क्या है, एक डिजाइन है। कवर क्या है, आपको याद रखने की एक चीज है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट डिजाइन में जो चीज फिट होगी वो वहां रहेगी। और दूसरी बात, एक चीज तो बहुत साफ साफ मैं कहूं कि इस चीज का नाम, इस किताब का नाम कुछ भी होता, जी, अधूरी चीजों का देवता की जगह मैं कालिदास का मेघ होता, सांची में बुद्ध होता, या निबंधों की नई किताब, ऐसा कोई नाम होता, तब भी इसको वही लोग खरीदते जो इस नाम को पढ़ना पसंद करते। जी चतुर्वेदी के पास अपने खुद के पाठक, वो पाठक ही मेरी किताब पढ़ते हैं, और वो मेरा नाम देख करके किताब उठाते हैं, मेरी किताब का नाम देख करके नहीं उठाते। मेरी किताब का नाम उनके लिए सेकेंडरी होता है कई बार। तो ये एक तरह से उनके साथ एक संवाद स्थापित करने की चीज भी है। ये ट्रस्ट, अपने पाठकों का ये विश्वास मैंने बहुत लंबे बरसों में, लंबे समय में हासिल किया है। तो इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूं, आप जैसे मित्रों का, अपने तमाम पाठकों का, कि मेरे भीतर वो इस तरह का थोड़ा सा विश्वास रखते हैं और मेरे साथ कदम कदम मिला करके चलते हैं। तो ये बस सबका प्यार है, उसी के कारण ये सब है। जी, बातचीत तो और आगे हो सकती थी, पर समय की अपनी सीमा है, इसलिए अब हम इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त करने के पहले मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस लाइव सेशन से जुड़े, या फिर जो नहीं जुड़ पाए अभी किसी कारणवश और बाद में इस वीडियो को देखेंगे। उन सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और खासकर आपका धन्यवाद जो आपसे इतनी बेहतरीन बातचीत हो पाई। उम्मीद अंकित जी, करते हैं कि जी, आपका बहुत धन्यवाद, रचयिता की पूरी टीम का, पीयूष, पुष्पम का, दोनों का बहुत धन्यवाद। और उन सारे पाठकों का, उन सारे मित्रों का जो लगातार इस सत्र में मेरे साथ, आपके साथ, हम दोनों के साथ जुड़े रहे। उन कमेंट्स भी आते रहे, मैं पढ़ता रहा उनके कमेंट्स बीच बीच में। कई कमेंट्स की तरफ मैं पढ़ नहीं पाया, उनसे क्षमा मांगूंगा, बाद में पढ़ूंगा मैं उनको। लेकिन आप सभी को धन्यवाद जो अपनी तरफ से अपनी बातें इस तरह से मुझ तक पहुंचाते हैं। मैं आप लोगों से ही अपना संबल महसूस करता हूँ। आप लोगों का साथ इसी तरह बना हुआ रहे। अंकित जी, रचयिता जी और तमाम मेरे दोस्तों, आप सबका जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।